हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 6 पृथ्वी हमारा आवास और इसका अंतिम अध्याय 8वां अध्याय है। ये हम पढ़ने जा रहे हैं आज, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरू करते हैं। भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तो आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है। ठंडी और तेज़ हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम मतलब सर्दी, मार्च से मई तक गर्म मौसम मतलब गर्मी, और जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम मतलब वर्षा ऋतु, और अक्टूबर और नवंबर में मानसून लौटने का समय मतलब शरद ऋतु। ये खास ऋतु होती हैं भारत में। ठीक है, तो एक एक ऋतु के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम शीत ऋतु की। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं। तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती हैं, जिसे लू कहा जाता है। आओ खेलें। हमारे देश के सभी भागों में लोग अपने क्षेत्रों में पाए जाने वाले फलों की ठंडे पेय, जिसे शरबत कहा जाता है, का सेवन करते हैं। ये पेय पदार्थ प्यास को बुझाने के सबसे अच्छे साधन हैं तथा लू के दुष्प्रभाव से हमारी शरीर की रक्षा करते हैं। क्या आपने कभी आम, बेलपत्र, नींबू, इमली, तरबूज तथा दही का शरबत जैसे छाछ, मट्ठा, मोरी इत्यादि पिए हैं? बहुत से लोग केला तथा आम के मिल्क शेक भी बनाते हैं। गर्मी के बाद पहली वर्षा हमें आनंद प्रदान करती है। हमारी सभी भाषाओं में वर्षा पर गीत हैं। वे सुनने में अच्छे लगते हैं और हमें आनंदित करते हैं। वर्षा के 2 गानों को याद करें और एक साथ मिलकर गाएं। वर्षा पर 5 कविताओं को इकट्ठा करें और लिखें। विभिन्न भाषाओं में वर्षा के नामों की जानकारी अपने मित्रों, पड़ोसियों तथा परिवार के सदस्यों से प्राप्त करें। उदाहरण के लिए हिंदी में वर्षा, उर्दू में बारिश, मराठी में पाउस और बंगाली में बारसा। ये अलग अलग भाषाओं में नाम है। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी को लाती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। मानसून के लौटने का समय या शरद ऋतु, इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का समय होता है। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मौसम का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। अगर किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम हो या नहीं हो तो क्या होगा? सही उत्तर पर चिन्ह लगाना है। जैसे फसल प्रभावित होगी या नहीं होगी? फसल प्रभावित होगी। कुएं के पानी का स्तर ऊपर उठेगा, नीचे चला जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा नीचे चला जाएगा। गर्मी का मौसम लंबा होगा या छोटा होगा? तो इसका आंसर लंबा होगा। ठीक है, कुछ करके देखते हैं। भारत के मानचित्र पर इस पैराग्राफ में दिए गए स्थानों को चिन्हित कीजिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम पैराग्राफ में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। किस स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारतीय जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थल है। आपको यहाँ पर जैसलमेर, बीकानेर जैसे स्थानों पर चिन्ह लगाना है। जबकि लद्दाख के द्रास एवं करगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है
तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है, वे नई अधिक गर्म और नई अधिक ठंडे। समुद्र तल पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है, जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। तो आपको यहाँ पर किन किन नक्शे पर किन किन पे चिन्ह लगाना है? जैसलमेर, पहले तो राजस्थान में लगाना है, फिर जैसलमेर लगाना है, लद्दाख में लगाना है, और बीकानेर, कोलकाता, इन जगहों पर आपको चिन्ह लगाने हैं। मुंबई पर भी चिन्ह लगाना है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम प्राकृतिक वनस्पति की। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ छोटे पौधे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं। इनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल, घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजे हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। ऐसी वनस्पति जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजे हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। ये प्रश्न पूछेंगे आपसे, तो आप चिन्ह लगा लें इस पर। क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है, ये प्रश्न बनता है, तो इसका उत्तर यहाँ पर ही है। वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को भी रोकते हैं। अपरदन कहते हैं कटाव को। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पति समाप्त हो गई है। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। एक छोटी सी कहानी है। लीला के माता पिता ने उसके जन्म पर नीम के एक पौधे को रोपा। प्रत्येक जन्मदिन पर उन्होंने अलग अलग पौधों को लगाया। इनको हमेशा पानी से सींचा जाता था तथा अत्यधिक गर्मी, सर्दी एवं जानवरों से बचाया जाता था। बच्चे भी यह ध्यान रखते थे कि कोई उन्हें नुकसान न पहुंचा पाए। जब लीला 20 वर्ष की हुई तब 21 सुंदर वृक्ष उसके घर के चारों तरफ खड़े थे। चिड़ियों ने उन पर अपना घोंसला बना लिया था। फूल खिलते थे, तितलियां उनके चारों ओर मंडराती थी। बच्चों ने उनके फलों का आनंद लिया था, उनकी शाखाओं पर झूले तथा उनकी छाया में खेले थे। तो यहाँ पर हमें पेड़ों से मिलने वाली सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेंगी इस चित्र में, जैसे फर्नीचर, खेल का सामान, ईंधन, चारा, घर बनाने के लिए सामान, दवाइयाँ, ऑक्सीजन, शहद, फल, गोंद, लाख, वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास, इमारती लकड़ी, रबड़, ये सारी चीज़ें हमें पेड़ों से मिलती हैं। अब हम बात करेंगे वन्य प्राणी की। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊँट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल इत्यादि तथा बतख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें कोबरा एवं करैत प्रमुख हैं। वनों के काटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं।
उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं अस्थि परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा शंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। शिकारी बाघों को क्यों मारते हैं? इन प्रश्नों का जवाब आपको खुद ढूंढना है। दूसरा, हमारे वनों से अगर बाघ खत्म हो जाए तो क्या होगा? क्या आपने कभी बाघ आरक्षित क्षेत्र या ऐसे चिड़ियाघर देखे जहां अपने बाघों को रखा जाता है? प्रवासी पक्षी क्या होते हैं? कुछ पक्षी पिनटेल बतख जैसे पिनटेल बतख, कर्लियू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिंट, जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश में 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। इसके बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। आप खुद भी इनके प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अगर नहीं आते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला प्रश्न, कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है? यह इतनी क्यों महत्वपूर्ण है? कौन सी पवन? तो मानसूनी पवनें भारत में वर्षा लेकर आती हैं। ये अरब सागर से तथा बंगाली खाड़ी से चलती हैं और भारत के स्तरीय भागों की ओर बहती हैं, जिससे बरसात होती है। दूसरा, भारत के विभिन्न मौसमों के नाम लिखिए। देखिए, भारत में विभिन्न मौसम हैं। गर्मी, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, ये 4 ऋतु हैं भारत में मुख्यतः होती हैं। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? ऐसी वनस्पति जो प्राकृतिक तरीके से उगी हो, जिसमें मनुष्य या किसी मनुष्य का कोई इंटरफेयर नहीं हो, मतलब मनुष्य ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया हो उसको उगाने में, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा मौसिनराम, ये वाला ग ऑप्शन इसका सही होगा। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है हिमालय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है तीसरा, ये वाला, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय समुद्र से स्थल की ओर आर्द्र पवनें बहती हैं। ख ऑप्शन इसका सही होगा। खालिस्तान भरें, गर्मी में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलते हैं जिन्हें लू कहा जाता है। इसका सही आंसर भरेंगे लू। ठीक है। अगला है, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। किस मौसम में होती है? वर्षा ऋतु में। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि वो समुद्र के पास में पड़ते हैं। गुजरात के गिर वन जंगली गधों का निवास है। यहाँ पर गिर लिखेंगे। गुजरात में गिर जंगली गध तथा शेर, जंगली गधे तथा शेरों का निवास स्थान है। तो ये हमारे इस पाठ के प्रश्नोत्तर हो गए। आपको कैसा लगा ये पाठ? कहीं दिक्कत आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मिलेंगे हम विज्ञान के साथ में। धन्यवाद।